दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हमने भूगोल का पार्ट 9 कृषि को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या-क्या स्टडी किया था, आइए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो याद होगा आप लोगों को लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने ये जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे ना, इनको आप लोगों को बता दिए थे। जैसे कि कृषि क्या होता है, कृषि के अंतर्गत और कौन-कौन से व्यवसाय आते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। जैसे कि जो हमारा कृषि होता है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से खेती तो आता ही है, लेकिन इसके अलावा और भी जो इसके पूरक व्यवसाय हैं, जैसे कि मवेशी पालन, भेड़ बकरियों का पालन, है ना। तो ये सारे जो व्यवसाय हैं, ये भी किसके अंदर आते हैं, कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, है ना। और फिर किस प्रकार से, जैसे पहले कैसे पारंपरिक रूप से खेती हुआ करती थी और अब कैसे इसमें हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ये सारी चीजें भी मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो जिन भी बच्चों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है ना, आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है। अभी देखो, यहाँ तक हमने ये सारी चीजें भी स्टडी कर ली थी, रेशम की खेती कैसे की जाती है, और नर्सरी व्यवसाय, ये भी एक प्रकार का व्यवसाय होता है ना, जिसको करके लोग पैसे कमाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का व्यवसाय होता है, जिसके बारे में हमने समझा था। अब देखो, यहाँ पर मुख्य रूप से हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा मेनली टॉपिक क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है कृषि के प्रकार, ठीक है। यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की कृषि होते हैं ना, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करने वाले हैं। और यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर नंबर 9 है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी और कृषि के बारे में आप बहुत सारी चीजें यहाँ से सीख करके जाओगे, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको कृषि के प्रकार बताने के पहले ना, ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात दी गई है जो आप लोगों को जान लेना चाहिए। हरित गृह कृषि, ठीक है, जो आज के टाइम पे काफी ज्यादा प्रचलित है, हरित गृह कृषि, जानते हो। ऐसा करने से क्या होता है, हमें ना, मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो बाहरी क्लाइमेट है, ठीक है, बाहरी जलवायु, उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं ये हरित गृह कृषि के माध्यम से, और हम ज्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफी प्रचलित है, आज के टाइम पे किया जा रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, तो इसके अंतर्गत ये किया जाता है, आप देखो यहाँ पे इस प्रकार से ना, छोटे छोटे ऐसे करके गृह बनाए जाते हैं। ओके, इसके ऊपर ये डाल दिया जाता है कागज वगैरह, ठीक है, ऐसे करके इसको ढकने के लिए। और फिर इसके अंदर जो है वो फसलें उगाई जाती है, जो भी आपको उगाना है, फल सब्जी जो भी उगाना है, वो इसके अंदर उगाया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, मैं आपको पढ़ करके बताना चाहूंगी। देखो, जैसे कि देखो, कम क्षेत्र में अगर आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना है, और जो बाहरी जलवायु वगैरह है, जैसे कि उष्णता, आर्द्रता, नमी, क्योंकि बाहर देखो होता क्या है, अगर आपने बाहर ऐसे कोई भी फसल लगाई, तो होगा क्या, वहां पर जो बाहरी कंडीशन रहेगा वो अफेक्ट करेगा हमारे फसल को। लेकिन ये जो हरित गृह जो आप खुद से बना रहे हो, आप क्या कर सकते हो, बाहरी जलवायु के ऊपर ना कंट्रोल कर सकते हो। तो वही है, इस पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करा देने वाली नकदी फसलों का उत्पादन लेने के लिए हरित गृहों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, ताकि हमें फसल अच्छी प्राप्त हो सके और हम उससे पैसे कमा पाए, ठीक है। तो इसीलिए ये किया जाता है, राइट। हरित गृह कृषि यह वर्तमान काल की अत्यधिक विशेष प्रकार की कृषि पद्धति है, बोला ना मैंने, ये वर्तमान में इस टाइम पे काफी ये प्रचलित है, ठीक है। हरित 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 गृह बनाने के लिए लोहे के पाइप का ढांचा और प्लास्टिक की चादर, यानी मतलब प्लास्टिक, देखो जैसे आप देख सकते हो, देखो ये क्या है, लोहे के पाइप का इस प्रकार से ढांचा लगा देते हैं, फिर इसके ऊपर प्लास्टिक वगैरह जो भी रहेगा, ठीक है, वो इसके ऊपर लगा देते हैं, और फिर आपका ये हरित गृह जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। और इसमें क्या करते हैं, फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पे देखिएगा कि पानी, प्रकाश और तापमान का नियंत्रण तथा अनुकूल वातावरण द्वारा फसलों को रोगों से बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है ना। आप सोचेंगे कि ऐसे खुले में ही लगा दो, इसकी क्या जरूरत है, क्यों हमें पूरा एक घर बनाना है खेती के लिए। तो देखो, ऐसे बाहर में रखोगे तो फसलों को नुकसान होने के चांसेस है बाहरी तत्वों से, लेकिन अगर आपने ऐसे रखा है तो आप लोग पूर्णतः इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है। ओके, और देखो इसके अंदर ना लिली, जरबेरा, ये देखो यहाँ पे नाम दिया गया फूलों के, जैसे अत्यधिक आर्थिक लाभ देने वाले फूलों की खेती में व्यापारिक सिद्धांत पर हरित गृहों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये है हरित गृह प्रकार की कृषि। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो, ये कुछ बातें होती है ना जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप 7वीं में चले गए हो, अगले साल 8वीं में जाओगे, 9वीं में जाओगे, है ना। तो ये जो चीजें है ना, देखो हर सब्जेक्ट बहुत, मतलब हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में ही। और ये जो ज्योग्राफी है ना स्टूडेंट, ये तो मतलब समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा, फिर आप बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है,
इसके साथ साथ साइंस भी इंपॉर्टेंट होता है, मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट होता है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। चलो, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले कृषि के प्रकार। तो कृषि के हम मुख्य रूप से कितने प्रकार देखने वाले हैं, तो दो प्रकार हम देखेंगे। पहला होता है हमारा निर्वाह कृषि और दूसरा होता है प्यारे बच्चों व्यापारिक खेती, या फिर इसको व्यापारिक कृषि भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर निर्वाह कृषि के अंतर्गत दो प्रकार के और कृषि आ जाते हैं, एक तो स्थानांतरित और दूसरा हो गया गहन कृषि। ठीक है, व्यापारिक खेती के अंदर ये चार हैं, देखिएगा, विस्तृत कृषि, बागानी कृषि, मंडी बागानी कृषि और फलोद्यान कृषि। अभी सभी के बारे में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, चिंता मत करना। ठीक है, पहले मैं आपको ऊपर ऊपर से दोनों के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे अगर मैं निर्वाह कृषि की बात करूं, निर्वाह यानी क्या होता है, अपना गुजारा करना, है ना। निर्वाह मतलब क्या, अपना जीवन जीना, अपना गुजारा करना। तो देखो ये निर्वाह कृषि के अंतर्गत वो कृषि आती है जिससे मतलब जिससे बस हमारा गुजारा हो पाए। ठीक है, मान लीजिए एक फैमिली है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने खेतों में अनाज वगैरह उगाते हैं जिनसे बस उन्हीं उनके परिवार का ही भरण पोषण हो पाता है। मतलब वो एक्स्ट्रा चीजें नहीं है कि वो उनको मार्केट में ले जा करके बेचेंगे, उससे पैसे कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो खेती होती है कि उससे बस हमारा परिवार अच्छे से चल जाए, भरण पोषण हो पाए अच्छे से, तो वो आता है निर्वाह कृषि के अंतर्गत, जिसमें ये स्थलांतरित कृषि है और ये गहन कृषि है। ठीक है, अगर मैं व्यापारिक कृषि की बात करूं तो ये जानते हो ये मेनली किस लिए किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि मतलब व्यापार की दृष्टि से इसको किया जाता है, ताकि जो भी फसल उगेगी उसको हम बाजार में ले जाकर के बेचेंगे और फिर पैसे कमाएंगे। तो इसका नाम ही क्या है, व्यापारिक। नाम से समझो ना, ये है निर्वाह यानी आपके जीवन का निर्वाह हो जाए, ये है व्यापारिक यानी इसको व्यापारिक दृष्टि से ही ये वाली खेती की जाती है, जिसके अंदर ये 4 प्रकार की खेती आती है। तो चलिए हम सबके बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, चलो, सबसे पहले निर्वाह कृषि की हम बात करते हैं। तो वही है, निर्वाह कृषि को पारंपरिक कृषि भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। देखिए, निर्वाह कृषि को हम पारंपरिक कृषि भी कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, पारंपरिक क्यों कहते हैं, ट्रेडिशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये निर्वाह कृषि तो मतलब हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। पहले के लोग भी खेती क्या करते थे, आज के लोग भी ये वाली खेती करते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, इसका जो स्वरूप है वो बदला और इसको लोग व्यापारिक दृष्टि से सोचने लगे और फिर ये व्यापारिक कृषि जो है वो अस्तित्व में आया। ओके, है ना। पहले आप लोगों को पता होगा कि पहले का जो मनुष्य था उसको खेती का ज्ञान नहीं था, है ना। धीरे धीरे करके उसको खेती का ज्ञान हुआ और उसने फसल उगाना शुरू किया। तो जब उसने फसल उगाना उगाना शुरू किया तो शुरू में ही थोड़े ना वो व्यापारिक दृष्टि से उसको देखता होगा कि फसल उगाएंगे फिर उसको बाजार में बेचेंगे, ऐसा नहीं। पहले उसने किस लिए फसल उगाना शुरू किया, ताकि उसका पेट भर पाए, उसके परिवार का भरण पोषण हो पाए। ठीक है, तो वही है यहाँ पर, चलिए देखते हैं। तो पारंपरिक कृषि जो है इसके दो प्रकार है, गहन कृषि और स्थलांतरित कृषि। स्थलांतरित कृषि में क्या होता है, देखो नाम से आपको समझना है हर चीज को। ठीक है, देखिएगा, स्थलांतरित कृषि मतलब क्या होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर प्लेस है, यहाँ पे हमने खेती की, फिर इधर फसल उसल उगने के बाद फिर हमने इसको छोड़ दिया, हम दूसरी जगह पे जाकर के खेती कर रहे हैं। मतलब जगह बदल बदल करके खेती करना, वो हमारा स्थलांतरित कृषि के अंतर्गत आता है। देखिएगा, कृषि में हर बार क्या किया जाता है, नई भूमि पर खेती की जाती है या फिर निश्चित कालावधि, यानी मान लो यहाँ पे फिक्स है कि 2 साल 3 साल हम यहाँ पे खेती करेंगे इस जगह पे, फिर इसको हम छोड़ देंगे, हम दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, तो ये जो खेती है वो हमारा स्थलांतरित कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, आओ अब मैं आपको ना यहाँ पे गहन कृषि के बारे में बताती हूँ, फिर स्थलांतरित कृषि के बारे में पूरा हम डिटेल में अच्छे समझेंगे। पहले गहन कृषि की बात कर लेते हैं। अब ये गहन कृषि क्या है प्यारे बच्चों, तो देखो गहन कृषि निर्वाह कृषि के अंदर आता है, आप सभी लोग जानते हो। तो देखिएगा, कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की पद्धति को गहन कृषि कहा जाता है। गहन कृषि हम किसको कहते हैं, तो कम से कम क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन जो प्राप्त करने की पद्धति होती है, दैट इज योर गहन कृषि। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अधिक जनसंख्या अथवा वास्तव में भूमि क्षेत्र की कम होने पर भूमि क्षेत्र ही कम होने पर प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का परिमाण कम हो जाता है। सही बात है ना। मान लीजिए कि या तो अधिक जनसंख्या है, मान लो एक पर्टिकुलर आपका कोई भी एक परिवार है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी जो जमीन है ना वो क्या है, कम है, बराबर। तो अब क्या होगा, इनकी जनसंख्या अधिक है लेकिन जमीन कम है, तो इसके कारण क्या होगा, जो प्रति व्यक्ति जमीन है, ठीक है, देखो वही है, प्रति व्यक्ति का जो भूमि है खेती के लिए वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जनसंख्या तो चलो ठीक है, लेकिन जो भूमि है ना, भूमि कम है जनसंख्या अधिक है, या फिर भूमि ही पूरा के पूरा कम है। ठीक है, तो ऐसा मतलब दोनों केसेस में क्या होगा कि जो प्रति व्यक्ति कृषि की भूमि है ना वो उसका परिमाण जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो वही लिखा है कि अधिक जनसंख्या, मान लीजिए भूमि है, आपको मैं अच्छे से बताती हूँ। देखो
देखो, मान लो ये भूमि है, ठीक है? और अधिक जनसंख्या है, बहुत सारी जनसंख्या है, ये लो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये इतनी सारी जनसंख्या, तो प्रॉब्लम तो होगी, है ना? मान लो कि अथवा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चलो परिवार में बस 3 ही सदस्य हैं, लेकिन सही में इनके पास भूमि कम है, ऐसे भी कंडीशन हो सकती है। तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति जो कृषि की भूमि है, वो उनका परिमाण क्या हो जाएगा, कम ही हो जाएगा, ठीक है? तो यही होता है यहाँ पर। एंड यह कृषि प्रमुख रूप से विकसनशील प्रदेशों में पाई जाती है, जो अभी विकास कर रहे हैं उस प्रदेशों में इस प्रकार की जनरली देखा जाए तो ये कृषि पाई जाती है। और इस कृषि से जो मिलने वाला अनाज है ना, इससे बस परिवार का ही भरण पोषण हो पाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ये निर्वाह कृषि है, ठीक है? इससे बस आपके परिवार का पेट भर जाए, यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है? क्योंकि इसको व्यापारिक दृष्टि से किया ही नहीं जा रहा है। फिर इस कृषि प्रकार में किसान और उसका परिवार पूर्णतः कृषि पर ही अवलंबित रहता है, ठीक है? वो पूरा के पूरा कृषि के ऊपर अवलंबित रहते हैं कि कृषि से जो भी उगेगा हम उसको खाएंगे, अपना पेट भरेंगे, ठीक है? और इससे क्या होता है, जैसे उन लोग खेती कर रहे हैं ना, तो इससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो लगभग ठीक ठाक ही रहती है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे देखेंगे सीढ़ियों वाली गहन कृषि, ये देखो बच्चों, सीढ़ियों वाली गहन कृषि ये जनरली क्या होता है, जो आपके पर्वतीय क्षेत्र वगैरह होते हैं, क्योंकि पर्वत कैसे होते हैं, ऐसे ऊंचे नीचे होते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहां पे इस प्रकार की खेती आपको देखने के लिए मिलेगी, सीढ़ी नुमा खेती। जैसे यहाँ पर हमने फसल उगाई, फिर इधर उगा रहे, फिर उधर उगा रहे, ठीक है? तो ये आपकी सीढ़ियों वाली गहन कृषि है, आप देख सकते हो, है ना? तो वही है। जरा एक और पॉइंट देख लीजिएगा कि इस कृषि में केवल प्राणी ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है, यानी कि मतलब देखो, जैसे कि प्राणिज ऊर्जा मतलब क्या, कि जो प्राणियों से मिलने वाली ऊर्जा है, जैसे कि ये प्रकार की जो गहन कृषि है, जैसे एक किसान है जो क्या करता है, कृषि करता है, तो उसके परिवार के जो सदस्य हैं वो मिलकर के खेतों में काम कर लेंगे ना, उसके लिए मशीन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो वही है कि इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, केवल अगर देखा जाए तो प्राणी ऊर्जा ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है, अधिक किया जाता है, ठीक है? मतलब मशीनें वगैरह ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं होती है। और इस कृषि में खाद्यान्न के अलावा सब्जियां भी उगाई जाती हैं, ठीक है? तो ये हो गया गहन कृषि के बारे में। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ना, याद रखना, ठीक है? परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे स्थलांतरित कृषि की। गहन कृषि अच्छे समझ में आ गया ना? आओ, स्थलांतरित कृषि को देखो, घुमंतु कृषि भी हम बोल सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? स्थलांतरित कृषि यानी घुमंतु कृषि, घूम घूम करके खेती करना। बताया था ना कि मैंने आज यहाँ पे खेती किया, फिर अगले साल दूसरे जगह पे करेंगे, फिर उसके अगले साल दूसरे जगह पे करेंगे। तो ये ऐसा पूरा प्रोसेस यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है? तो यह खेती कहाँ पर की जाती है, तो उष्णकटिबंधीय घने वनों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है, यानी जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन के जो ये है वन है, वहां पर किया जाएगा, या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती देखने के लिए मिलती है। और कृषि करने के लिए किसान सर्वप्रथम क्या करता है, किसी भूमि के टुकड़े का, मतलब कोई भी वन है, ठीक है, तो किसी वन के भूमि के टुकड़े का वो चुनाव करता है कि अब इस बार हम कहाँ पे खेती करेंगे, अच्छा वो जंगल में वो जगह है ना, हाँ वहां पे हम खेती करेंगे, ऐसे वो लोग पहले चुनते हैं, ठीक है? हमें कोई भी काम करना होता है तो पहले हम डिसाइड करते हैं ना, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये लोग भी सबसे पहले चुनाव करते हैं कि किस वन में कौन सी भूमि का टुकड़ा हमें यूज करना है खेती के लिए, तो उसका वो चुनाव करते हैं। और उस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो जंगल का वो कोई भी भूमि चुन रहे हैं, तो होगा क्या, वहां पे झाड़ झंकाड़ी भी उगी रहेंगी, तो सबसे पहले उनको साफ करोगे तभी तो आप फसल उगा पाओगे ना। तो देखो किसान क्या करता है, सबसे पहले वो जो सारे झाड़ झंकाड़ हैं उनको निकालता है, घास की कटाई करता है ना, भूमि को खाली और स्वच्छ करता है। फिर जो काटे हुए वृक्ष है उनको जला देता है, जलने से जो निकलने वाली राख होती है वह खेतों में ही रह जाती है, जिससे वो खाद का भी काम कर देती है, ठीक है? तो वर्षा के पूर्व बुवाई करके उपज प्राप्त करता है, ठीक है? इतना सब करने के बाद बारिश से पहले ही कि जल्दी जल्दी हम सब काम कर ले और फिर इसमें बुवाई कर दे, उसके बाद जो हमारी फसल है वो हमें मिल जाए, ऐसे करके यहाँ पर होता है, ठीक है? 9.6 में आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो। देखो ये पूरा जंगल है ना? आप देख सकते हैं पूरा ये आपका जंगल है, और जंगल के बीचों बीच ये वाली जो भूमि है, इसको किसान ने चूज किया है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, खेती करेंगे, ठीक है? तो देखो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो झाड़ झंकाड़ी था सबको निकाल दिया, यहाँ पे अपनी फसल उगा ली है, ठीक है? तो ये आपकी स्थलांतरित कृषि होती है। देख रहे हैं कि कृषि के कितने अलग अलग प्रकार होते हैं, ऐसे ही आपको खाना खाने नहीं मिलता, इसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। जो किसान है वो दिन रात एक कर देता है, तब जाके हमारी थाली में जो चावल है, रोटी है, ये सब कुछ आ पाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, कहते हैं ना कि अनाज को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं खाना है पहले निकलवा दो, होते हैं ना कई लोग,
खाना लेने को तो ले लेंगे, ठीक है? या फिर उनको लगेगा कि ये ज़्यादा है, फिर भी वो खाने बैठ जाएँगे, फिर बाद में छोड़ देते हैं। अब बताओ छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगा? कचरे के ढेर में जाएगा। अरे भाई सोचो कि कितने मेहनत से वो अनाज आपके पास आया है ना? नहीं खाना है तो निकाल दो पहले ही, ठीक है? तो ऐसे अभी आप लोग भी सुन लो, ऐसे अनाज को बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना? वैसे हम लोग कहते भी हैं कि अन्न क्या है? अन्न में माता होती है, अन्नपूर्णा माता, है ना? तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जो भी आपके यूज़ेबल चीज़ें हैं, उनका अपमान तो हमें करना ही नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि अगर वो हमें ना मिले तो बताओ हम रह पाएँगे? नहीं ना? हाँ, तो वही है। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए, तो क्या है, इससे प्राप्त होने वाली उपज अन्न की आवश्यकता को पूर्ण करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होती। मतलब सुनो, जैसे ये जो स्थानांतरित खेती है, इससे जो प्राप्त होने वाली उपज है ना, वो अन्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मतलब इस दृष्टि से देखा जाए तो पर्याप्त नहीं होती है। इसीलिए वो क्या करता है, जो मनुष्य है, वो दूसरे कार्य भी करता है, जैसे कि शिकार करता है, मछलियों को पकड़ता है, वनों में फल तथा कंदमूल इकट्ठे करना आदि कार्य भी वो खेती के साथ-साथ करता है, ठीक है? खेती के इस प्रकार में भूमि में फसल लेने की अवधि अल्प होती है। जी बिल्कुल अल्प ही होगी। ओके, मतलब कम होती है। ओके, फिर तथा भूमि का उसर रहने का समय दीर्घ होता है। यानी इसका मतलब क्या है ना, पहले मैं आपको ये बता दूं। देखो, इसमें जो खेती में जो फल लेने की यानी फसल लेने की जो अवधि है वो क्या होती है, इसमें इसमें अल्प होती है। कहाँ गया ये, देखो अल्प होती है। और भूमि के ऊसर रहने की यानी बंजर रहने की, मतलब ऐसा ऐसा ही छोड़ देने की, पड़ती रहने की जो अवधि है वो कैसी होती है, दीर्घ होती है, यानी लंबी होती है। ये अवधि कम होती है, ये लंबी होती है। भूमि उर्वरता कम होने पर 2-3 वर्षों के बाद खेती के लिए दूसरी जगह चुनी जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जगह इन लोगों ने चुना खेती के लिए, अब यहाँ पे 2-3 साल तक आराम से खेती करेंगे। लेकिन खेती करने से होता है क्या है? आप लोग को पता होगा कि जो खेती करने से मतलब अगर आप किसी खेत में ना एक ही प्रकार की बार-बार फसल लगाए जा रहे हो, तो क्या होगा, धीरे-धीरे उसकी जो उर्वरता है ना वो समाप्त हो जाती है, ठीक है? और जब ऐसा होगा तो भूमि आपकी अब उपजाऊ नहीं रह जाएगी, फिर इसमें कोई फसल आप अच्छे से उगा नहीं पाओगे, है ना? तो जब आपकी भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी भूमि की तलाश में चले जाते हैं कि चलो यहाँ का तो हो गया, अब हम दूसरी जगह पे खेती करेंगे। तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है? समझ में आ गया? तो देखो बच्चों, हम लोगों ने निर्वाह कृषि को बहुत अच्छे से समझ लिया है, हमने स्थलांतरित कृषि भी देख लिया, गहन कृषि भी देख लिया। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले, मतलब किसकी बात करने वाले हैं, व्यापारिक कृषि यानी कि व्यापारिक खेती की, ठीक है? अब इसके भी अलग-अलग प्रकार हैं। आइए हम समझते हैं। तो व्यापारिक कृषि क्या है भाई? ये मुख्य रूप से ना व्यापारिक दृष्टि से ही इसको किया जाता है कि हम ये खेती करेंगे तो फसल बिकेगी बाजार में, हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है? तो ये मतलब इसका नाम ही क्या है? व्यापार, यानी कि इसको बिज़नेस के तौर पे ही देखा जाता है। तो आइए हम इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से यहाँ पे इन लोगों ने 2 टाइप ही बताया है, लेकिन वैसे तो 4 टाइप होते हैं, हमने उधर देखा भी था। ओके, तो देखो यहाँ पे मुख्य रूप से क्या है? विस्तृत खाद्यान्न कृषि और बागानी कृषि। इस प्रकार की खेती में उपज मुख्य रूप से व्यापारिक सिद्धांत पर प्राप्त की जाती है। तो आइए अभी हम एक एक करके सारी चीजों की बात करेंगे। विस्तृत कृषि, ठीक है? यहाँ पे आ जाइए, विस्तृत कृषि और बागानी कृषि, वो दोनों भी पढ़ेंगे, चिंता मत करना। चलो, विस्तृत कृषि के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, खेती का क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक होता है। यानी कि अगर मैं विस्तृत, देखो विस्तृत बोला गया है यानी पूरा विस्तार से, ठीक है? तो इसका इसमें जो आपका खेती का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल आप सभी जानते हो ना, एरिया, जैसे मान लो ये खेत है तो इसका एरिया कितना है, ठीक है? तो इसका एरिया कितना रहता है अगर देखा जाए तो लगभग 200 हेक्टेयर या फिर उससे भी अधिक हो सकता है इस प्रकार की खेती के लिए। और खेती का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत एवं जनसंख्या विरल होने के कारण यह खेती यंत्रों की सहायता से की जाती है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो खेती का जगह है वो काफी ज्यादा है, ठीक है? उतने लोग अवेलेबल नहीं है। जैसे गहन कृषि में क्या होता था कि चलो ठीक है, हम घर घर के मतलब हम घर वाले ही पूरा खेती को संभाल लेंगे, हमें बाहर वाले की कोई जरूरत नहीं है, या फिर हमें कोई मशीन नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपका खेती का जगह है वो काफी ज्यादा है, और अगर जगह ज्यादा है और जनसंख्या कम है ना, इतने ज्यादा आदमी कहाँ से लाओगे इतनी जगह में? अगर आपको फसल उगाना है तो इतने सारे आदमी कहाँ से लाओगे? तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, यहाँ पर ना यंत्रों की सहायता ली जाती है। जैसे कि जुताई करने के लिए हम ट्रैक्टर का यूज कर लेंगे, कटाई करने के लिए हम किसका यूज कर लेंगे, जो कटाई वाली मशीन आती है, कंपाइन उसको बोलते हैं, उसका हम यूज कर लेंगे। और कीटनाशक भगाने के लिए हम कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, हेलीकॉप्टर से किया जाता है, या फिर जो दूसरे मशीन होते हैं उनसे आप कर सकते हो, ठीक है?
क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा होता है ना इसके लिए, तो वही है देखो हेलीकॉप्टर से या फिर हवाई जहाज़ से कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। यंत्रों की सहायता से करोगे जब आपका काम जल्दी-जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे यंत्रों की सहायता ली जाती है। फिर एकल फसल पद्धति इस कृषि पद्धति की विशेषता है। मतलब एकल फसल पद्धति यानी क्या? एक ही प्रकार की खेती, ठीक है? जैसे एक हमारे पास पूरा ज़मीन है, अब इसमें हम क्या करेंगे? एक ही प्रकार की खेती करेंगे। अगर हम यहाँ पे धान लगा रहे हैं, तो धान ही लगाएँगे, गेहूँ लगा रहे हैं, तो गेहूँ ही लगाएँगे। अगर हमने इसमें गोभी उगाया है तो गोभी ही उगाएँगे इस पूरे क्षेत्र में। तो ये जो एकल फसल पद्धति है ना वो यहाँ पे बहुत ही मतलब ये इस कृषि की प्रमुख विशेषता है, ठीक है? फिर इसमें देखो क्या-क्या उगाया जाता है आपको बताती हूँ। गेहूँ, मकई की फसलें, इसके अलावा बार्ली, ओट्स, सोयाबीन की फसलें भी कुछ मात्रा में ली जाती है। तो ये सारी फसलें यहाँ पे इस प्रकार की खेती में उगाई जाती है। जैसे गेहूँ, मकई ये सब उगाएँगे तो वो बाज़ार में बिकेगा ही, है ना? इसकी माँग भी है। बार्ली, ओट्स ठीक है, ओट्स भी आपको पता होगा। इसके अलावा सोयाबीन, सोयाबीन तो बिकता है, सोयाबीन की भी फसलें, तो ये सब कुछ इसके अंदर अंतर्गत आता है, ठीक है? इस कृषि के लिए बहुत बड़ी पूँजी लगानी पड़ती है, बिल्कुल। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है, यंत्रों का आप उपयोग कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा पूँजी भी लगाना पड़ेगा। खाद जैसे कि खाद खाद के लिए भी खाद बाहर से आपको खरीदना पड़ेगा, उसमें भी पैसे खर्चा होंगे। कीटनाशक अगर आपको कीटनाशक का छिड़काव करना है, वो तो करना ही पड़ेगा। आप इतना बड़े पैमाने पे खेती कर रहे हो और अगर आपने प्रॉपर्ली ध्यान नहीं रखा, पूरी फसल आपकी बेकार हो जाएगी। जितना पैसा लगाया, सब के सब नष्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अब कीटाणुओं से तो आपको फसलों को बचाना पड़ेगा, तभी तो आपको मतलब मुनाफ़ा होगा ना। वरना आप तो घाटे में चले जाओगे, फिर अगले साल से ये वाली खेती करोगे ही नहीं। तो वही है कि कीटनाशकों अगर आपको कीटनाशक खरीदने उसके लिए भी पैसा लगेगा। यंत्रों की खरीदारी आपको अलग-अलग प्रकार के मशीन चाहिए होंगे, तो उसकी खरीदारी के लिए भी तो पैसे लगेंगे। मतलब इसमें पूँजी ज़्यादा लगती है। कुल मिला-जुला करके आप ये समझिए। ये देखिए यहाँ पर और गोदाम देखो जैसे अगर आप ज़्यादा फसल उगा रहे हो, जैसे मान लो कि आपने गेहूँ उगाया, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने गेहूँ उगाया। अब वो तुरंत के तुरंत बिकेगा तो नहीं। या फिर तुरंत आपको भाव भी नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि जब इसका भाव ज़्यादा हो तब मैं इसको बेचूँ, ऐसा ही सब लोग सोचेंगे ना, सब लोग ऐसे ही तो करते हैं। तो आप क्या करोगे उसको स्टोर करके कहीं न कहीं आपको रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही खुले में रखोगे क्या? खुले में रखोगे तब तो चूहे खा जाएँगे या फिर बारिश आई तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना होता है उसको गोदाम में रखना होता है। गोदाम बनाया जाता है, बहुत बड़ा वेयर हाउस होता है, जहाँ पे उसको आप रख सकते हो, ठीक है? यातायात आदि के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी लगती है, ठीक है? आप देख सकते हो ये कंपाइन से देखो यहाँ पे ये जो आपका खेत है वो काटा जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग? ये देखो धान हमारे गाँव में ना जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ अ, हमारे गाँव की बात बता रही हूँ। पहले क्या होता था? पहले हमारे गाँव में लोग खुद जा कर के खेतों में हँसिए से पूरा धान, गेहूँ वगैरह सब काटा करते थे, ठीक है? अब क्या हुआ कि जो गाँव के परिवार के लोग हैं जो बच्चे हैं वो चले गए हैं, कोई बाहर गाँव चला गया है, कोई मुंबई चला गया, कोई विदेश चला गया, ऐसे चले गए। अब घर में कोई है नहीं काम करने वाला, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट मशीन बुलाते हैं और फिर पूरा धान कटवा लेते हैं क्योंकि कोई है ही नहीं। अब कौन करेगा मतलब जो बूढ़े लोग हैं वो तो उतना नहीं कर पाएँगे ना, ठीक है? तो इस प्रकार से मशीन का उपयोग किया जाता है और ये मशीन काफ़ी यूज़फुल होता है। जब ये काटेगा ना तो जो आपका दाना है, जो आपका अनाज है वो अलग हो जाएगा और जो भूसा है वो अलग हो जाएगा। मतलब इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? फिर जो भूसा है वो आप जहाँ मन करे मतलब जो करना है करो। ठीक है? आओ अब देखते हैं यहाँ पे सूखा कीटकों का आक्रमण जैसे टिड्डी दल का आक्रमण इसी तरह बाजार भाव में होने वाला उतार-चढ़ाव जैसी समस्याएँ इस कृषि से जुड़ी हुई होती हैं। अब देखो कोई भी आप काम कर रहे हैं प्यारे बच्चों तो भाई उसमें समस्या तो होती है। बिना समस्या के कोई काम हो ही नहीं सकता। कोई भी आप काम देख लो चाहे कोई भी, ठीक है? सब में कुछ ना कुछ तो रिस्क होता ही है। ऐसा थोड़ा नहीं कि आपने कुछ भी स्टार्ट किया आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या करना होता है जो नुकसान तो होने के चांसेस होते हैं, आपको रिस्क लेना पड़ता है या फिर आप नुकसान होने के जो चांसेस है उनको ज़रूर कम कर सकते हो। पर ये आप सोचो कि मैं ये काम करूँगा और मुझे बस फ़ायदा ही फ़ायदा होगा तो भई ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है? तो इसमें भी देखिएगा जैसे अगर आप ये प्रकार की खेती कर रहे हो तो इसमें भी कुछ नुकसान वाले चांसेस होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि आपकी जो फसल है उसमें टिड्डी दल का आक्रमण हो गया, टिड्डी दल होते हैं ना वो पूरे के पूरे एक साथ आएँगे, आपकी पूरी फसल बर्बाद कर देंगे। ये पूरी फसल यहाँ पे लहलहा रही है और ये पूरा मतलब पूरा झुंड बना के आते हैं और इस पे आकर के हमला कर देंगे। छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन जब इतने सारे आएँगे ना, तो फिर आपका दिमाग वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसकी वजह से नुकसान हो सकता है या फिर मान लीजिए कि बाज़ार में जो भाव है, वो उसके अंदर उतार-चढ़ाव आ गया, ठीक है? जैसे बाज़ार का जो भाव है वो मकई का जो भाव है वो अचानक से नीचे चला गया, ठीक है? तो अब ऐसे टाइम पे क्या होगा? ऐसे टाइम पे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? तो ये सारे इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ओके।
तो जब मान लीजिए, अब मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये मार्केट का जो भाव है उसमें उतार-चढ़ाव हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करो कि जो भी आपका आपने अनाज उगाया हुआ है उसको आप अपने गोदाम में रख दो, फिर जब वापस से भाव बढ़ेगा तो फिर आप उसको बाद में बेच सकते हो, ठीक है? और ये देखो, समशीतोष्ण घास के प्रदेश में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब ये समशीतोष्ण क्या है? तो आप लोगों को याद होगा नेचुरल रीजन्स, यानी कि चैप्टर नंबर 6 साइंस से था प्राकृतिक प्रदेश। उसमें हमने अलग-अलग प्रदेश देखे थे, ट्रॉपिकल रीजन, है ना? और कई सारे हमने प्रदेश देखे थे, इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है? तो वहीं उसी में से ये एक और रीजन, ये रीजन भी आता था, समशीतोष्ण घास के प्रदेश। तो वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है? इसीलिए आपको देखो पहले ही प्रदेश के बारे में पढ़ा दिया था। चलो, ये समझ में आ गया ना अच्छे से। अब हम यहाँ पे बात करने वाले बागानी कृषि के बारे में। प्यारे बच्चों, अब ये बागानी कृषि क्या होती है, आइए समझते हैं। ये समझ में आ गया ना विस्तृत कृषि। देखो, विस्तृत कृषि को मैंने बहुत विस्तार से समझाया है, ठीक है? तो ऐसे मत बोलना कि नहीं आया। अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि हाँ, हिंदी मीडियम का भी भूगोल पढ़ाया जा रहा है ना? आप लोग सोचते होंगे ना सब तो इंग्लिश मीडियम को ही पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम को तो कोई नहीं पढ़ाता। तो लीजिए, हिंदी मीडियम के भी वीडियोस आ रहे हैं, तो पढ़ो अब अच्छे से। और कुछ चाहिए कोई सब्जेक्ट तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ओके? चलो देखते हैं। बागानी कृषि के बारे में। तो इस कृषि का क्षेत्रफल कितना होता है? 40 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक हो सकता है, ठीक है? कृषि का क्षेत्र पर्वतीय ढलान पर होने के कारण यंत्रों का उपयोग इसमें अधिकांशतः नहीं किया जा सकता, अतः इस कृषि में स्थानीय मानव श्रम का ही अधिक महत्व होता है। यानी कि समझना, जैसे इसका क्षेत्र कितना होता है? 40 हेक्टेयर, ठीक है? और ये पर्वतीय भूमि पे जनरली किया जाता है, और पर्वतीय भूमि पर होने के कारण इसमें जो यंत्र है, यानी कि जो मशीन वगैरह है, उनका उपयोग हम ज्यादा नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि वो पर्वत पे है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब कैसे, मान लो किसी किसी गाड़ी को या फिर ट्रैक्टर से आपको जुताई करनी है, तो अब ट्रैक्टर कैसे ऊपर नीचे करेगा? अब इस कंडीशन में क्या करना होता है? मानव श्रम का ही अधिक महत्व होता है, यानी मनुष्य को ही इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भाई मनुष्य हैं, किधर भी चढ़ सकते हैं, किधर से भी उतर सकते हैं। अब जो मशीन है वो भारी भरकम होता है, उसको कहाँ पहाड़ों पे चढ़ाओगे, नीचे गिराओगे, ठीक है? तो यहाँ पे मानव श्रम का अधिक महत्व होता है। एंड प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जिस फसल के लिए पोषक होती है वही फसल बोई जाती है, ठीक है? यह एक फसल कृषि पद्धति, यह एक फसल कृषि पद्धति है। अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे कि कोई किसी प्रदेश में इस प्रकार की खेती की जा रही है, बागानी कृषि, तो उस एनवायरमेंट के हिसाब से खेती की जाती है कि इस प्रदेश में कौन से प्रकार की खेती हो सकती है, तो उसी का चुनाव किया जाता है और वहां पर किया जाता है, ठीक है? क्योंकि अगर एनवायरमेंट ही वैसा नहीं रहेगा और आप दूसरे प्रकार की खेती कर दोगे, आपकी पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी, या फिर फसल उगेगी तो भी अच्छे से नहीं उगेगी, है ना? तो ये सारी परेशानियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो वहाँ के अनुकूल है मतलब उस फसल को यहाँ पे उगाया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से देखिएगा, खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता, ठीक है? इसमें खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता, केवल व्यापारिक फसलों का ही उत्पादन होता है, जैसे कि चाय का, ठीक है? असम वगैरह के जो राज्य है वहाँ पे चाय वगैरह की खेती की जाती है, रबड़ का, कॉफी का, नारियल का, कोको का, मसाले आदि के पदार्थ जो हैं वो इस कृषि के अंतर्गत आते हैं और उगाए जाते हैं, ठीक है? सिंपल है। इस प्रकार की कृषि का प्रारंभ मुख्य रूप से कब हुआ था? उपनिवेश काल में हुआ था, कॉलोनियल पीरियड। आप लोगों ने ये ज्योग्राफी में नहीं, इतिहास में पढ़ा होगा भैया, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है? और अधिकांशतः बागानी कृषि उष्णकटिबंधीय जो हमारे क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय पता है, ये हमारा ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ये जनरली हमें देखने के लिए मिलता है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन आपको पता नहीं है? देखो, हम लोगों ने ये रीजन भी तो पढ़े हैं, ठीक है? देखिएगा, ये जो इक्वेटर के पास वाला एरिया होता है ना, ये विषुवत रेखा के पास वाला, ये हमारा क्या होता है? इक्वेटोरियल रीजन होता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय, मतलब वही हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विषुवत रेखा वाला प्रदेश, इसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जनरली ये देखने के लिए मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दीर्घकालिक फसलें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, निर्यातक्षम उत्पादन, प्रक्रिया उद्योग आदि कारणों से इस कृषि के लिए भी बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। अब देखो,
अब आप सोचेंगे ये पहाड़ों पे हो रहा है, मानव श्रम लग रहा है, तो इसमें पूंजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ती है, क्यों पड़ती है? क्योंकि दीर्घकालिक फसलें ज्यादा दिनों, मतलब ये जो फसलें हैं वो दीर्घकालिक होती हैं, लॉन्गर पीरियड की होती है, ठीक है। और वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगर आप वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग नहीं करोगे, अपने मन मर्जी का करोगे, जब मन किया तो इसको पानी दिया, जब मन किया तो फसल लगाया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा सारी चीजों को, क्योंकि आप व्यापारिक दृष्टि से काम कर रहे हो। मतलब आपको मुनाफा चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं कि बस बस ऐसे ही फसल लगा दिया, आप चल के सोने चलो, आराम करो, ऐसा नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और निर्यातक्षम उत्पादन, जैसे कि निर्यातक्षम यानी क्या होता है कि आपको क्या करना है, इतना उत्पादन करना है ताकि आप निर्यात कर पाओ, एक्सपोर्ट कर पाओ, दूसरे जगह उसको बेच पाओ। जैसे ये जो चाय है, अब मान लीजिए चाय आसाम में हो रहा है, ठीक है, तो आसाम से चाय अलग अलग भारत के राज्यों में जाएगा कि नहीं जाएगा ना, तो उतना उत्पादन तो वहां पे होना ही चाहिए, तो निर्यातक्षम उत्पादन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस कारणों से जो इसकी पूंजी है ना वो बढ़ जाती है। इस प्रकार के खेती में जो पूंजी है वो ज्यादा लगती है, ठीक है। और बागानी कृषि के विषय में भी जलवायु और मानव संसाधन, पर्यावरण की अवनति, आर्थिक और प्रबंधकीय आदि समस्याएं होती है। जैसे हर काम में समस्या है, तो इसमें भी कुछ समस्या होता है, जलवायु का है ना, क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर मानव संसाधन, मान लीजिए मानव संसाधन मतलब सही टाइम पे उपलब्ध नहीं है, ये भी हो सकता है, ठीक है। पर्यावरण की अवनति यानी पर्यावरण का नुकसान, या फिर आर्थिक या फिर प्रबंधकीय कुछ भी समस्याएं हो जाती है, मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गई, या फिर आर्थिक समस्याएं हो गई कि पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे हमें फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम करने जाओगे भाई, बिना प्रॉब्लम के होगा ही नहीं। आप कोई भी काम करने जाओ ना, आप पढ़ने भी जाओगे तो भी प्रॉब्लम्स आती है कि नहीं, हम पढ़ने जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। अब नींद क्या है, ये हमारी पढ़ाई में बाधा बन रही है, ठीक है, हमें हमें आ गई नींद, ठीक है। अब हम सो जाएंगे, देखो जो बच्चा सो जाएगा वो तो पीछे रह जाएगा, और जो उस नींद को छोड़ देगा, ठीक है, वो कहता है अच्छा चलो मुझे नींद आ रही है ना, तो मैं अभी अभी उठ करके थोड़ा सा घूम लेता हूँ या फिर कुछ कर लेता हूँ जिससे मेरी नींद गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चा आगे तक जाएगा। और ये जो दूसरा वाला बच्चा है जिसको नींद आई, तो भाई ऐसा लगता है कि वो नींद के इंतजार में ही था, नींद आते ही फट्टे से सो गया, तो वो पीछे ही रह जाएगा। तो वही है कि हर काम में समस्या है। अब आपको ये आना चाहिए कि उसके साथ आपको मतलब मेंटेन उसको कैसे करना है, ठीक है। मेंटेन करना सबसे बड़ी कला होती है, किसी भी प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करना, ठीक है। तो इस प्रकार की कृषि भारत के साथ साथ कहाँ कहाँ पर की जाती है भी समझ लो, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि प्रदेशों में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये बातें आप समझ में मतलब समझ गए होंगे वैसे तो मैंने आपको देखो दो प्रकार की कृषि पढ़ा दी है, एक तो विस्तृत कृषि देख लिया हमने, और ये बागानी कृषि भी देख लिया। अब चलो यहाँ पे जो हमारा अगला प्रकार का कृषि था मंडी बागानी कृषि, इसके बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। मंडी बागानी कृषि है, और फिर यहाँ पे फलोद्यान या फिर फूलों की खेती, इसको भी हम समझेंगे। पहले अब जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो मंडी बागानी कृषि में क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये वाली जो कृषि है ना, वो जो मंडियों के पास किए जाते हैं, मान लो यहाँ पे मंडी है तो उसके आसपास में ही कहीं पे ये खेती की जाएगी, ताकि तुरंत वहां से फसल निकालो और ला करके मंडी में बेच दो। तो ऐसे करके यहाँ पर इस प्रकार की फसल उगाई जाती है। तो आइए समझते हैं मंडी बागानी कृषि। यह कृषि की एक और आधुनिक पद्धति है। यह कृषि प्रकार नगरीकरण और उसके द्वारा निर्मित बाजार की वजह से उदित हुआ है, ठीक है। ये क्यों उदित हुआ है, ये कृषि मतलब इसकी जरूरत क्या थी? तो देखो जैसे अभी नगर के नगर बसते जा रहे हैं, है ना, तो जहाँ पे मान लीजिए कोई खाली एरिया, ठीक है, मैं आपको बता रही, सुनो। मान लीजिए कोई खाली एरिया है, अभी 2-3 साल में, ठीक है, वहां पे काफी ज्यादा विकास हो गया, पूरी पब्लिक वहां पे भर गई है। अब जहाँ पे लोग रहेंगे वहां पे खाने को चाहिए ना, सब्जी वगैरह तो चाहिए होगी। तो व्यापारी लोग क्या सोचे कि हमें मतलब इन लोगों के लिए उतने दूर से, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी दूरी पे है, तो इतने दूर से हमें लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, सब्जी वगैरह लानी पड़ रही है। इससे अच्छा क्यों ना हम एक काम करें कि यहाँ पर जो मंडी है उसके आसपास में कहीं पे खेती करें। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बच जाएगा। तो वो क्या करेंगे, उसी शहर के आसपास में कहीं पर भी जगह लेकर के, ठीक है, कहीं पर भी जगह हो गई तो वहां पे वो लोग खेती करेंगे, और फिर वहां से इजिली क्या कर सकते हैं, इनके मंडी में आकर के उसको वो बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका उदय हुआ है नगरीकरण के कारण, ठीक है। शहर के शहर बसते जा रहे हैं लोग, लोग गांवों से शहरों में आते जा रहे हैं, नगर बसते जा रहे हैं, तो अब इसी के कारण इसका उदय हुआ है, ठीक है। तो नगरीय लोगों की मांग के कारण निर्मित निर्मित बाजार की मांग को देखकर देखकर वह मांग पूर्ण करने के लिए किसान शहर के पास ही क्या करता है, सब्जियां एवं अन्य पदार्थों की उपज लेता है, ठीक है। और अर्थशास्त्र के जैसी मांग वैसी आपूर्ति, इस नियम अनुसार बागानी कृषि नगरों की सब्जियों की मांग को पूर्ण करती है। अब देखो बच्चों, जैसे अर्थशास्त्र क्या कहता है, अर्थशास्त्र एक बात कहता है, अर्थशास्त्र पता है ना, इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्या कहता है कि जैसी मांग वैसी आपूर्ति, यानी जैसी डिमांड होगी हम वैसे सप्लाई करेंगे। तो इस पद्धति पे ये वाला जो मेथड है वो काम कर रहा है कि जैसे
जैसे जैसे मान लो जैसे शहर में लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो अब उनकी मांग बढ़ेगी ना सब्जियों की, तो जैसी आपकी मांग है हम वैसे उत्पादन करेंगे, हम यहीं पे अपना खेती बना लेते हैं और तुरंत आपको सप्लाई कर दिया जाएगा। तो वो इस पद्धति पे काम करता है। और इस कृषि का आकार क्या होता है, जनरली छोटा ही होता है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं होता है। और इस कृषि में जल सिंचाई का उपयोग, और जल सिंचाई का उपयोग है ना, बिना पानी के कैसे फसल उगाओगे, और जैविक और रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, कम पूंजी मानव श्रम का उपयोग, और बाजार की मांग, विज्ञान व तकनीकी तकनीकी का उपयोग आदि घटकों का समावेश होता है। मतलब इसमें भी सारी चीजों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह कृषि यातायात की सुविधाओं पर निर्भर होती है ना, यातायात की सुविधाएं रहेंगी तो प्रॉपरली यह कृषि अच्छे से आप कर पाओगे, क्योंकि फसल उगाई खेतों से तुरंत आपको गाड़ी मिल गई, आप गए मंडी में ले जा करके बेच दिया, है ना। तो शीघ्रगामी यातायात के साधनों पर इस कृषि का स्तर और मूल्य निर्धारित होते हैं, अतः इस कृषि को ट्रक कृषि भी कहते हैं। ये लो भैया, ये आपका आ गया, ये लो ये वाली कृषि है ना, मंडी बागानी कृषि। देखो ये आपका खेत है, ये आपका खेत है, इसमें खेतों में फसल उगाई है ना, भाई साहब देखो देख रहे हैं कैसे, ठीक है, तो फसल उगाई और फिर आ गए यहाँ पे बेचने के लिए, देख रहे हैं। लो, तो ये आपका मंडी बागानी कृषि है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे शहर में रहते होंगे उनको पता होगा, ऐसे एक मार्केट लगता है ना, भाजी मार्केट, वहां पे सब लोग आते हैं, आकर के बेचते हैं। आइए अब हम चलते हैं फलोद्यान कृषि यानी फूलों की कृषि के बारे में समझते हैं। ओके जी, चलिए चलिए देखते हैं। फलोद्यान कृषि या फिर फूलों की कृषि, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, काफी बड़ा दिख रहा है। तुमको ज्यादा बड़ा नहीं होना भाई, तुमको छोटा ही रहना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, फलोद्यान कृषि के एक उप प्रकार के रूप में फल व फूलों की कृषि की जाती है, ठीक है। क्या किया जाता है इसमें, देखो फल और फूलों की कृषि की जाती है, फल भी उगाए जाते हैं, फूल भी। अभी फूल की भी काफी मांग है ना, आप लोग देखते होंगे, जैसे जो भी बच्चे शहर में रहते हैं, आपको पता है अभी हमारे गांव में तो फूल वगैरह होते हैं, तो लोग वही फूल फूल निकालते हैं और जो भी उनको चढ़ाना रहता है, क्योंकि जनरली ये फूल भगवान जी की पूजा में ही काम आता है, ठीक है। तो जब वैसे अगर हम शहर की बात करें तो शहर में क्या करते हैं लोग, लोग क्या करेंगे, मतलब रोज पूजा तो रोज करनी होती है, उनको फूलों की जरूरत भी पड़ेगी। अब ये फूलों की जरूरत पूरी हो कहाँ से, शहर में फूल कहाँ से आएगा, तो वो यहीं से आता है, फूलों की पूरी खेती की जाती है, तो ये लोग फूल निकालते हैं और ले जा करके फिर उसको बेचते हैं, है ना। आपके यहाँ पे मिलता होगा, फूल वाला एक रहता है जिसके यहाँ से हम रोज फूल लेते हैं, ठीक है। तो वही है, यह खेती फल व फूलों का ही मुख्य उत्पादन, मतलब इस खेती में फल व फूलों का ही मुख्य रूप से उत्पादन होता है। यह खेती आधुनिक और पारंपरिक दोनों पद्धति द्वारा किया जाता है, आधुनिक तौर पे भी और पारंपरिक तौर पे भी। और यहाँ पे देखिएगा इसमें खेती का आकार क्या होता है, छोटा ही होता है, और प्रत्येक पौधे का व्यवस्थित पद्धति से ध्यान रखा जाता है ना, प्रत्येक पौधे का ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखो जैसे फूल, जब हम फूल खरीदने जाते हैं, तो अगर थोड़ा भी उसमें कुछ डिफेक्ट रहा, हम नहीं लेते, हमें नहीं चाहिए, हमें दूसरा फूल बदल करके दो। तो इसीलिए इनका एक एक रूप से, मतलब एक एक पौधे का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं दिखेगा तो वो मार्केट में बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो पैसा कैसे आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एक एक पौधे का बहुत बारीकी से अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। वर्तमान समय में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जल सिंचाई की सुविधा, रासायनिक खादों का उपयोग, हरित गृह आदि का समावेश इस कृषि में होता हुआ दिखाई देता है ना। अब इन लोगों को ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे, ठीक है, जल सिंचाई की सुविधा प्रॉपरली करेंगे, हरित गृह का भी इसके अंदर उपयोग किया जाता है ताकि प्रॉपरली सारी चीजें अच्छे से हो पाए। पुष्प कृषि में देखो प्रमुख उत्पादन क्या क्या है, तो प्रमुख उत्पादन तो मुझे ऐसा लगता है ना गेंदा है, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं ना वहाँ पे गेंदा के फूल तो आपको दिखे जाएंगे, जो भी फूल वाला होगा ना उसके पास देखना सबसे ज्यादा तो आपको गेंदा का फूल ही देखने मिलेगा। और यहाँ पर देखो गेंदा का फूल ही इधर ज्यादा रहेंगे, देख रहे हो, देखो, ठीक है। तो और भी फूलों के प्रकार है, मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे कि लिली, जरबेरा, ट्यूलिप, ट्यूलिप एक प्रकार का फूल होता है, डेलिया, सेवंती, गेंदा, रजनीगंधा आदि फूल है, इन्हें बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं, ठीक है। और फल में देखिएगा आम, सीताफल, अंगूर, केले, अनार, ड्रैगन फ्रूट, चीरी, संतरा, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी आदि देसी विदेशी फलों का उत्पादन किया जाता है। तो देखो फलों की कृषि में ये सारी चीजें तो बिकती ही है ना, आम, सीताफल, अंगूर, केले, अनार, ये सब तो बाजार में बिकते ही हैं, तो इनका मुख्य रूप से यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इन फलों का उत्पादन महाबलेश्वर, देखो कहाँ कहाँ पे किया जाता है ये भी जरा देख लो, तो पंचगनी, पुणे, नागपुर, जलगांव, नासिक आदि स्थानों पर मतलब ये स्थानों में होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेश फ्रांस एवं इटली फल एवं फूलों के लिए कृषि के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य रेखा आपको पता है जो इक्वेटर वाला रीजन होता है वहां पर, ठीक है। तो ये वाले जो देश है ना, ठीक है, फ्रांस और इटली फल व फूलों की कृषि के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ओके।
ये देखो फल बागानों की कृषि, देख रहे हो ऐसे लाइन से पेड़ लगाएंगे। यहाँ पे देखो ये क्या है, बताओ जल्दी से। चलो जिसको भी समझ में आ गया बोलो। ये तो देखने में ही लग रहा है ना, इतने आसान सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप लोग को यही लग रहा होगा हाँ ये बिल्कुल सही, ये अनार है। ठीक है चलिए, है ना। अनार के पेड़ तो सबने देखे होंगे, हमारे गांव में तो हुआ करता था। और पता है ये जो अनार है ना, मतलब जब ये पक जाए तब तो अच्छा लगता ही है, लेकिन जब ना पका हो ना तभी भी ये बड़ा अच्छा लगता है। ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा पका हो और थोड़ा कच्चा हो तो इसको खाने का मजा और भी अच्छा होता है। मैं तो ऐसे ही खाती थी, मेरे गाँव में था। और काफी अच्छे से यहाँ पे उसके अंदर मतलब बीज वगैरह सब होते थे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जैविक कृषि के बारे में आप लोग सुनना चाहोगे? आओ जरा हम जैविक कृषि की बात कर लेते हैं। ये जैविक कृषि देखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कृषि पर्यटन देखेंगे। फिर उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। ओके चलिए देखते हैं जैविक कृषि। तो आइए 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 और यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिएगा जैविक कृषि, जैविक मतलब क्या होता है, जीवों से रिलेटेड, कुछ जीवों से संबंधित, है ना। तो जो कृषि संबंधित है केवल और केवल जीवों से, वो सब यहाँ पे होता है, किसके अंतर्गत आता है, जैविक कृषि के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पर हम जो भी कृषि करेंगे ना उसमें बस जैविक चीजों का ही यूज करेंगे। जैसे खाद डालना है तो हम केचुआ खाद का उपयोग करेंगे, गोबर खाद का उपयोग करेंगे। अगर हमें ये क्या करना है, कीटाणुओं से बचाना है तो कीटाणुनाशक जो है वो भी हम जैविक वाला ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये खेती में ऐसा ही होता है। और ये यहाँ पर जो उगने वाली फल सब्जियां होती हैं इनको अगर आप खाओगे आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने केमिकल का यूज किया ही नहीं, हमने सारी जैविक चीजों का यूज किया। ठीक है, आइए देखते हैं। फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व मृदा से प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए प्रयुक्त पोषक द्रव्यों का मृदा में पुनर्भरण होना आवश्यक होता है। उत्पादन वृद्धि के उद्देश्य को साध्य करते समय पोषक द्रव्यों का उपयोग भी बड़े पैमाने पर होता है। इसके लिए जैविक खाद तैयार की जाती है। जैविक खाद देखो कैसे तैयार किया जाता है, मैं आपको बताती हूँ, है ना। देखो जैविक खाद क्यों तैयार किया जाता है, ताकि जो पोषक द्रव्य है ना वो हमारे पौधों को मिल पाए। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो उनको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, फिर वो कैसे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे बनाया जाता है जैविक खाद, इसके बारे में जरा हम समझेंगे। जैविक खादें, ठीक है, उनको डाल करके इस प्रकार की कृषि की जाती है, जैविक कृषि। ठीक है, तो देखो खरपतवार को भूमि में सड़ा सकते हो, मतलब जो भी खरपतवार निकल रहे हैं, ठीक है, सब्जियों के छिलके, उनको आप भूमि में डाल दो, फिर वो धीरे धीरे करके जब सड़ जाते हैं ना तो सड़ करके आप उनका उपयोग कर सकते हो खाद के रूप में। ठीक है, वो केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है, नुकसान नहीं होगा आपको अगर आप उनसे उगने वाली चीजों को खाओगे तो। फिर पटसन तथा धैंचा जैसी हरियाली की फसलें जमीन में दबाकर खाद तैयार की जाती है। ठीक है, ये देखो पटसन और ये धैंचा, ये फसलें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी खाद तैयार की जाती है, या फिर गोबर खाद या फिर कंपोस्ट खाद आदि का उपयोग किया जाता है, या फिर गीले कचरे से केचुआ खाद की निर्मित भी की जाती है। गीला कचरा रहेगा, केचुआ मतलब केचुआ खाद भी बनाया जाता है। सभी प्रकार के वनस्पति जन्य पदार्थ मिट्टी में मिलाकर सड़ाकर जब फसलें उगाई जाती हैं तो उसे जैविक कृषि पद्धति कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, जैविक कृषि पद्धति किसको कहते हैं, तो जब सभी प्रकार के वनस्पति जन्य पदार्थ मिट्टी में मिलाकर और सड़ाकर उससे फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो वही आपका जैविक कृषि के अंतर्गत आता है। ओके चलो, यहाँ पे आप देखो कीटकों की रोकथाम के लिए क्या करते हैं, सुनो, मतलब जैविक कृषि के अंतर्गत अब क्या करेंगे, अगर हमें कीटकों की रोकथाम करनी है तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे नीम वगैरह का यूज कर सकते हैं। नीम से तो कीटाणु मर जाते हैं, है ना। मतलब हम यहाँ पे केमिकल फ्री खेती करेंगे, केमिकल का हमें उपयोग ही नहीं करना, बस जैविक चीजों का। तो कीटनाशकों को भगाने के लिए जो नीम वगैरह है उसका आप उपयोग कर सकते हो, है ना। और जैविक कृषि द्वारा उत्पादित जो फसलें हैं वो उच्च श्रेणी की होती हैं। सभी प्रकार के रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग इस खेती में करना वर्जित होता है। ठीक है, जैविक कृषि में जो रासायनिक चीजें होती है उनका यूज नहीं किया जाता। अगर रासायनिक चीजों का यूज कर लोगे तो वो कैसे जैविक कृषि है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था ना, जैविक कृषि से अगर होने वाली सब्जियां फल वगैरह आप खा रहे हो तो बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि उसमें सारी नेचुरल चीजों का यूज किया गया है, कुछ भी आर्टिफिशियल उसमें नहीं डाला है। आर्टिफिशियल नहीं डाला है तो हमें हमारी बॉडी को नुकसान भी नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो जैविक खाद की निर्मित इस प्रकार से यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे, इसके अंदर जो भी खरपतवार है डाल देंगे जिससे एक खाद बनेगी, फिर खाद वो खेतों में उपयोग कर सकते हैं जैविक कृषि के अंतर्गत। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है ना, ये क्या है, ये है आपका कृषि पर्यटन। ठीक है, ओह ये तो यहाँ से इधर आ गया। ठीक है, हाँ थोड़ा इधर, चलो कृषि
कहाँ गया? कृषि पर्यटन के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। अब ये कृषि पर्यटन क्या होता है प्यारे बच्चों? मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे देखो, जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं ना, शहर में रहने वाले लोग होते हैं, जिन्होंने कभी खेती देखी नहीं होती, बचपन से ही शहर में रह रहे हैं, पहले से ही रह रहे हैं। अब होता क्या, उनके मन में कभी न कभी ये विचार तो आता होगा कि चलो हम थोड़ा चलते हैं गाँव देखने, खेती वगैरह देखेंगे, कैसे होता है, क्या किया जाता है ना? तो ऐसे लोगों के मन में विचार आता होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, गाँव घूमने के लिए आते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये लो, ये बैलगाड़ी में बैठ के पूरा फैमिली आ गया है ना, पूरा परिवार आ गया, अब गाँव देखेंगे, गाँव में कैसे खेती हो रही है, ये सारी चीज़ें हम तो देखना हमें देखना है, ठीक है? तो ये लोग गाँव देखने के लिए आते हैं, तो यही हमारा क्या है, कृषि पर्यटन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ये लोग आएँगे, तो इससे गाँव वाले लोगों का फ़ायदा होगा कि नहीं? क्योंकि जब यहाँ पर आएँगे, तो वहाँ के यातायात जो भी है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है? यूज़ करेंगे तो उसके उसके लिए पैसे भी तो देंगे, तो इससे गाँव के लोगों का ही फ़ायदा होगा। तो कृषि पर्यटन भी काफ़ी विकसित हुआ है, ठीक है? तो कृषि व्यवसाय का एक नया क्षेत्र क्या है? कृषि पर्यटन। उष्णकटिबंधीय देशों में अनेक प्रकार की कृषि की उपजें होती कृषि कृषि उपजें होती हैं, इससे वहाँ कृषि पर्यटन के लिए बड़े अवसर हैं, ठीक है? कृषि प्रधान देशों में ग्रामीण भागों की संस्कृति, रीति-रिवाज और जीवन का उपयोग कृषि पर्यटन के लिए किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों? मतलब वहाँ पर क्या-क्या है, कैसे है, इसकी संस्कृति कैसी है, रीति-रिवाज, ये सब देखने के लिए लोग आएँगे, ठीक है? आते हैं और फिर यहाँ से उनका फ़ायदा भी तो होता है। किसान, उसकी खेती-बाड़ी, घर, भोजन, परिसर, इन सब के प्रति शहरी लोगों में जिज्ञासा और कौतूहल होता है, बिल्कुल। जो शहर में रहने वाले लोग हैं ना, आप ही सोचो ना, जैसे जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, वो शहर शहर में रहने वाले लोगों के बारे में सोचते होंगे, हाय! शहर में कैसे लोग रहते हैं? अच्छा, वो लोग तो गाड़ी में चलते हैं, है ना? ऐसे करके उनके मन में जिज्ञासा होती है, तो जैसे गाँव वाले लोगों के मन में जिज्ञासा है, वैसे शहर वाले लोगों के मन में भी जिज्ञासा होगी कि गाँव वाले लोग खेती कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है? उनके घर कैसे होते हैं? ऐसे उनके मन में जिज्ञासा हमेशा से बनी रहती है, तो वो लोग इसीलिए क्या करते हैं, गाँव में आते हैं, गाँव देखने के लिए, ठीक है? तो अतः अनेक लोग कृषि पर्यटन हेतु गाँव में जाते हैं। इससे किसान और उस गाँव को लोगों को आर्थिक लाभ मिलता है कि नहीं? आर्थिक लाभ मिलेगा ना, आएँगे तो यहाँ की जो दुकानें हैं वहाँ से खाएँगे, पिएँगे, तो इससे भी इनको पैसे मिलेंगे और जो यातायात के साधन है उसका उपयोग करेंगे तो गाँव के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी इससे, ठीक है? तो इसको हम अच्छा मान सकते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे ये लोग गाँव देखने आए, ये लो भैया पूरा परिवार आ गया, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है? चलो, तो ये बात समझ में आ गई। आओ कुछ और बातें हम चर्चा कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे फल दिए गए हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें से ना आप कोई फल चूज़ करो, मतलब कोई भी सब्ज़ी या फिर कोई भी फल आप ऐसे चूज़ करो इसको, यानी इसमें से सेलेक्ट करो, तो आप कौन-सा लोगे? देखो, मैं बताती हूँ। अच्छा, कोई बच्चा ये लेना चाहेगा, ये लेना नहीं, अरे मूली ये वाली अच्छी दिख रही है, हम तो ये वाला लेंगे, है ना? ऐसे सोचोगे। अच्छा, आम, आम कौन-सा लेना चाहोगे? हाँ, जो लाल और रसीला है, हम इसको लेंगे, ठीक है? फिर ये कौन-सा लोगे? ये वाला लेंगे, ये तो सड़ा है, ये नहीं चाहिए, है ना? फिर गाजर, गाजर कौन-सा लेना चाहोगे? अब आपकी मर्ज़ी, मुझे नहीं मालूम, आप आपको जो मन करे ले लेना, मैं तो ये लूँगी, ठीक है? और इसमें लौकी में भी देख लो कौन-सा लेना चाहोगे, ठीक है? तो इस प्रकार से अब आपको ये क्यों दिया गया था, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे अभी भौगोलिक स्पष्टीकरण में देखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, चर्चा के बाद आपके मन में क्या आया है कि जो दिखने में ताज़ा और हरे-भरे फल होते हैं, फल और सब्जियाँ होते हैं, वो हमेशा उचित पद्धति से तैयार किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे हमें यहाँ पे हमने ये जो फल वगैरह देखे, ठीक है? तो अब देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये सही में सही ढंग से तैयार किए गए हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें इन लोगों ने इंजेक्शन दे दिया हो, क्योंकि ऐसे किया जाता है। जो मतलब व्यापारी लोग होते हैं, वो लाभ कमाने के लिए ऐसे करते हैं। मतलब ऐसी चीज़ उसके अंदर डाल देंगे फसल के अंदर, ताकि जो आपका सब्जियाँ हैं या फिर कुछ भी है ना, वो एकदम ताज़ा दिखने लगेगा, अच्छा दिखने लगेगा, जिससे लोग उसको खरीदें, ठीक है? तो दिखने में अच्छी और ताज़ा दिखने वाली चीज़ जो है ना, वो हर टाइम सही हो, ये बात तो एकदम, मतलब ये बात सही नहीं है, ठीक है? तो वही दिया है कि जो दिखने में अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि वो उचित पद्धति से ही तैयार किया गया हो। फल और सब्जियों से जल्द अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या होता है, उन पर कृत्रिम रासायनिक एवं दवाइयों का भरपूर छिड़काव किया जाता है, ठीक है? जो भी केमिकल वाली चीज़ें हैं, उनका छिड़काव कर देंगे, ताकि जो आपकी फसल, जो भी सब्जियाँ हैं, जो भी धनिया है, वो एकदम ताज़ा-ताज़ा दिखने लगती है, हरी-भरी दिखने लगती है। इससे क्या होता है, इससे फल सब्जियाँ जल्दी पक तो जाती हैं, ठीक है? और देखने में ताज़ा भी दिखती हैं, आकर्षक भी दिखती हैं, लेकिन ये सब्जियाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। बाज़ार से खरीद कर लाए गए ऐसे उत्पादन कम समय तक टिकते हैं, ठीक है? मतलब ये ज़्यादा समय तक नहीं टिकेंगे, क्योंकि उसको आर्टिफ़िशियली कृत्रिम तरीके से उसको बनाया गया है, तो कैसे टिकेगा, है ना? आपको पता होगा।
जो आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल ही रहेगा, जो नेचुरल है वो नेचुरल ही रहेगा, है ना? जिससे किसी का कुछ भी मतलब आप समझो ना, जैसे कोई आर्टिफिशियल चीज़ है तो भाई वो टूटने का चांस होता है, लेकिन अगर कोई नेचुरल चीज़ है तो वो ज़्यादा देर तक बना रह सकता है, ठीक है? तो वही है, आइए यहाँ पर हम देखो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना? आप देख सकते हो। तो कृषि पर्यटन भी आपने समझ लिया। अब मैं ज़रा ना यहाँ पे बात करूँगी विपणन प्रबंधन की, है ना? अब आप सोचेंगे ये विपणन प्रबंधन कौन-सी बला है? विपणन प्रबंधन यानी क्या होता है? मार्केट जो है, मार्केट को मैनेजमेंट, मार्केट को कैसे प्रबंधन करना है क्योंकि देखो, जो भी आप फसल उगा रहे हो, ये जो इतनी व्यापारी खेती आप कर रहे हो, इसका मतलब मेन मुद्दा क्या है कि हमें इसको बाज़ार में बेचना है और उससे पैसे कमाने हैं। यही मेन इसका मुद्दा है, ठीक है? तो बाजार जब रहेगा उसका प्रॉपरली आप प्रबंधन करोगे तब तो आप उसको बाजार में ले जाकर के बेच पाओगे ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है, विपणन प्रबंधन, ठीक है? तो किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उचित दामों में और उचित समय में ग्राहकों तक पहुंचाने का मुख्य दायित्व किस पर होता है? तो मार्केट पर ही होता है, ठीक है? भारत जैसे देश में इस प्रबंधन का महत्व निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट होता है। किन मुद्दों के आधार पर स्पष्ट होता है भाई? तो ये देखो, भारतीय कृषि विस्तृत प्रदेश में बिखरी हुई है, बिल्कुल, है ना? हमारे भारत को क्या कहा जाता है कि ये एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हम देखते हैं कि कृषि की जाती है, ठीक है? तो वही है। और सभी किसान संगठित नहीं है। हाँ, सबसे पहली बात कि देखो, अगर मतलब जो किसान है ना वो संगठित नहीं है, ठीक है? जैसे एकता उनके अंदर एकता की बात नहीं है, मतलब संगठित नहीं है, ठीक है? संगठित का मतलब आप जानते हो ना कि साथ-साथ होना, पास-पास होना, ठीक है? अनेक किसान, यहाँ पे देखो, अनेक किसान आर्थिक दृष्टि से दुर्बल होने के कारण कृषि उत्पादन का वितरण वे स्वयं नहीं कर सकते। यानी देखो, कुछ किसान कैसे होते हैं, हम देखते हैं ना कि वो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर होते हैं। इसकी वजह से वो अपने फसल का जो स्वयं मतलब जैसे फसल उनको क्या करना है, बेचना है, तो वो अपने से खुद से नहीं कर पाते। बीच में एक मीडिएटर आ जाता है, कोई एजेंट आ जाता है, जो उनके पास से फसल लेता है, फिर ले जाकर के बेचता है। इससे क्या होता है, किसानों को कम दाम मिलता है ना? ये जो बीच वाला पर्सन है, वो ज़्यादा पैसे कमा लेता है, ठीक है? क्योंकि किसान बेचारा थोड़ा-सा कैसा है, थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो वो नहीं कर पाता, ठीक है? जनरली ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए किसानों की उपज को ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए तहसील स्तर पर कृषि उपज मंडी की स्थापना की गई है, ठीक है? तहसील स्तर पर, ताकि किसान जो है वो अपना माल लाएँ और व्यापारियों को बेच दें, खुद ब खुद बेचें, ठीक है ना? किसी मीडिएटर की ज़रूरत ना पड़े और उसको प्रॉपरली उसका जो भी पैसा बनता है वो उसको मिल पाए। कृषि वस्तुएँ नाशवान होती हैं, है ना? अतः उसकी व्यवस्था उचित समय पर करनी पड़ती है। बिल्कुल सही है, जो कृषि से उपजने वाली वस्तुएँ हैं वो कैसी हैं? नाशवान होती हैं। जैसे मान लो अगर मैं फल-सब्ज़ी की बात करूँ, तो अगर आप इसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करोगे, सही टाइम पे ये नहीं बिकेंगे तो ये खराब हो जाएँगे, है ना? खराब तो हो ही जाते हैं, ठीक है? तो वही है, तो उसकी जो उचित व्यवस्था है वो करनी पड़ती है। इसके लिए किसानों का संगठित रहना बहुत ज़रूरी है ना? उपभोक्ता बाज़ार सहकारी संस्थाएँ जैसे घटक अत्यंत उपयुक्त होते हैं। इससे आड़तिए, बिचौलिए आदि द्वारा किसानों के लिए किया जाने वाले शोषण को रोका जा सकता है। देखो, अगर किसान संगठित है, ठीक है, उसको सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो ये जो बीच में आता है ना बिचौलिए वगैरह, आड़तिए और बिचौलिए, यानी कि वही जो एजेंट्स की मैं बात कर रही थी, ठीक है, उनसे वो बच सकता है। क्योंकि एजेंट अगर बीच में आया, मान लो किसान थोड़ा-सा मतलब पढ़ा-लिखा नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसको नहीं पता कि हमारी फसल कहाँ पे बिकेगी, कैसे होगा, क्या होगा, इसका भाव क्या है, तो बीच में आएगा एजेंट, उसकी फसल को लेकर के जाएगा, उसको कम दाम देगा और अपने जब मार्केट में उसको बेचेगा तो ज़्यादा पैसे कमाएगा। इससे किसका नुकसान हुआ? जिसने पूरे साल मेहनत की, मेहनत करके फसल उगाया, वो बेचारा तो लॉस में चला गया ना, और ये बिना मेहनत के इसको इतने सारे पैसे मिल गए, ठीक है? तो वही है। और खेती की कुछ उपज बड़े उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में आती है। बिल्कुल सही है ना? जैसे कि खेती की जो उपज होती है, जो बड़े-बड़े उद्योग होते हैं, उनमें कच्चे माल के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं टमाटर की बात करूँ, ठीक है? अब जो टमाटर है, इससे क्या बनाया जाता है, आप सभी लोग जानते हो, केचअप बनाया जाता है, ठीक है? तो वो जो केचअप वाली फैक्ट्री है, उसको क्या चाहिए? टमाटर चाहिए। टमाटर कहाँ से आएगा? तो किसान से आएगा, है ना? मतलब किसान से जो कच्चा माल है वो केचअप वाली फैक्ट्री को मिल रहा है, तो वही बोला गया है कि कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाती है अलग-अलग उद्योगों में। वैश्वीकरण की वजह से कृषि उपज को अंतरराष्ट्रीय बाजार सरलता से उपलब्ध है। देखो, ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, देखो पहले ये ग्लोबलाइजेशन नहीं था, ठीक है? बाद में आया 1991, ठीक है? आप लोगों को पता होगा, आगे पढ़ने मिलेगा।
ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि हम अपनी जो भी हमारी फसल है, मतलब हमारे जो भी सामान है, गुड्स है, उनके लिए ना अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध है। हम कहीं पे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले ये सब बंद हो गया था, ग्लोबलाइजेशन वगैरह सब बैन था कि नहीं, हम ना मतलब सामान ना देंगे ना लेंगे, ठीक है, ऐसे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय बाजार अब सरलता से उपलब्ध है, कहीं पे भी सामान आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो। अनेक प्रगतिशील किसान अपने खेतों में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं और साथ ही खेत में उगने वाली फसल को योग्य प्रकार से पैक करके, ठीक है, बेचते हैं। है ना, अब किसान भी धीरे धीरे करके होशियार हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी उनकी फसल है उसको प्रॉपरली पैक करके फिर बेचते हैं। होटल मॉल आदि के लिए भी बड़े पैमाने पर कृषि माल की आवश्यकता होती है। जो भी होटल है या फिर मॉल है ना, उनको चाहिए कृषि माल। तो इंटरनेट की सहायता से विज्ञापन द्वारा देश के भीतर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल बेचा जा सकता है ना। अब तो इंटरनेट का जमाना आ चुका है, आपको टेंशन ही नहीं है। अब इंटरनेट से आप देख सकते हो कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे सामान बेचना है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्या तुम जानते हो इजराइल, चलो ये इजराइल वाला थोड़ा पढ़ लेते हैं। इजराइल विभिन्न कृषि उत्पादनों का प्रमुख निर्यातक देश तथा कृषि तकनीकी में विश्व का उन्नत देश है। वहां की प्रतिकूल जलवायु, आधे से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ मरुस्थल, जल का अभाव जैसी विपरीत परिस्थितियों पर मात कर इजराइल ने खेती को प्राथमिकता देकर कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू ली है। ठीक है, हमारे यहाँ भी तो खेती की जाती है, इजराइल में ही थोड़े ना, यहाँ पे भी की जाती है। चलो देखो, यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है ना प्यारे बच्चों, ये होता है पूरा के पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो इसको हमने दो पार्ट में किया। पहला लेक्चर नंबर 1 था, जो मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया था, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। सो सारी चीजों को हमने बहुत डिटेल में और बहुत आराम आराम से अच्छे से पढ़ा है। अगर आप ये लेसन पढ़ लेते हो ध्यान से, तो फिर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो अच्छे से आप कीजिए। बाकी हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को नमस्ते।